हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। अपन देख रहे थे ट्वेल्थ का तीसरा चैप्टर, जिसमें मनुष्य में जनन की बात कर रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उन सिस्टम का निर्माण करने वाले सभी ऑर्गन के बारे में अपन पहले से स्टडी कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, कहाँ पर होता है, होने में कितना टाइम लगता है, युग्मकों की प्रकृति क्या रहती है, और युग्मकों का निर्माण होने के उपरांत कौन सी प्रक्रिया होगी, इन सारी बातों पे डिस्कस आज की इस क्लास में होने वाला है। मैं आपको बता दूं मित्रों कि जो आप देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं वो भी सही पढ़ रहे हैं। आप इस टॉपिक को केवल और केवल अपनी रीडिंग के हिसाब से ना देखिएगा, केवल पढ़ने के हिसाब से मत देखिएगा। इस टॉपिक को अपने जीवन पे अप्लाई कीजिएगा कि हमारे शरीर में युग्मक कैसे बनते हैं, कौन कौन से युग्मक बनते हैं, कहाँ बनते हैं और वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो आप अपन चलते हैं टॉपिक पर। और सबसे पहली बात है, युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र देखे थे। नर और मादा जनन तंत्र में आपके प्रमुख जो या मुख्य जो जननांग थे, उसमें नर के अंदर जो मुख्य जननांग है वो टेस्टिस या वृषण होते हैं, और मादा में जो मुख्य जननांग होते हैं वो अंडाशय या ओवेरी होता है। तो शुक्राणु की मुख्य वृषण की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो शुक्रजनक नलिकाएं होती है। उसी प्रकार से अंडाशय जो होता है उसकी मुख्य जो क्रियात्मक इकाई है वो उसकी जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला होती है। तो इन दोनों जननांगों में जो जनन उपकला होती है, उस जनन उपकला में उपस्थित द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। अर्थात लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, यहां बात हो रही मनुष्य की, तो मनुष्य के जननांगों में प्राथमिक जननांगों की जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित नर व मादा युग्मकों का बनना नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन कहलाता है। ये दोनों की सम्मिलित परिभाषा है। अब नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं, अर्थात मनुष्य लैंगिक जनन दर्शाने वाला जो मनुष्य है वो एकलिंगी प्राणी है। एकलिंगी प्राणी में नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण, नर की जो वृषण है उस वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गतिशील शुक्राणु का बनना शुक्र जनन कहलाएगा। पहली जो परिभाषा थी वो युग्मक जनन की थी। अब मैं शुक्र जनन की परिभाषा बोलूं तो वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में उपस्थित शुक्रजनक नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जनिक उपकला में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गतिशील नर युग्मकों, कोष्टक में लिख सकते हैं शुक्राणु का बनना शुक्र जनन या नर युग्मक जनन कहलाता है। शुक्र जनन को आप यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, अर्थात शुक्र जनन का बनना, शुक्राणुओं का बनना है, वो शुक्र जनन कहलाएगा। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं कि अंड जनन की जो क्रिया है वो परिपक्व मादाओं के अंडाशय में उपस्थित, परिपक्व मादाओं के अंडाशय में उपस्थित द्विगुणित अंड जनन कोशिका या जर्मिनल एपिथेलियम या उगोनियल कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणु का बनना अंड जनन की क्रिया कहलाती है। रोकना भाई, पेन नहीं चल। हाँ, तो पहले अपन देख रहे हैं शुक्र जनन की क्रिया। शुक्र जनन की क्रिया की परिभाषा आप अभी जान चुके हैं। और शुक्र जनन की जो क्रिया है वो होती कहाँ है, वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं की जर्मिनल एपिथेलियम में ये क्रिया होती है। जर्मिनल एपिथेलियम से शुक्राणु बनते हैं, अर्थात जर्मिनल एपिथेलियम यानी शुक्रजनक नलिका में ये क्रिया होती है। तो शुक्र जनन की जो क्रिया है वो मनुष्य में दो चरणों में पूरी होती है, दो स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु प्रशु का निर्माण होना। इस क्रिया में
सबसे पहले मैं बता दूं कि शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला जो चरण है वो है शुक्राणु प्रसू यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा जो काम है वो है शुक्राणु कायांतरण। शुक्राणु कायांतरण इसको कहते हैं स्पर्मेटोजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस ऑफ स्पर्म। ये दोनों क्रियाएं अपने आप में अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि पहली क्रिया में तो शुक्रजनक नलिका की जर्मिनल एपिथेलियम में अर्धसूत्री जनन उपकला की जो द्विगुणित स्पर्मेटोगोनियल सेल है, उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गतिहीन स्पर्मेटिड का बनना होता है। इसलिए इस क्रिया को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु प्रसू का बनना कहते हैं। दूसरी जो क्रिया है शुक्राणु प्रसू का बनना कहते हैं। ये जो क्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। शुक्राणु प्रसू जो बनते हैं वो 3 चरणों में पूरी होती है। पहले में गुणन है, दूसरे में वृद्धि है, तीसरे में परिपक्वन है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। शुक्राणु प्रसू का निर्माण, शुक्र जनन की क्रिया का जो पहला स्टेप है शुक्राणु प्रसू का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, वो कितने स्टेप में पूरी होती है बच्चों? 3 स्टेप में। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इसी प्रकार से जो अगला स्टेप है वो है शुक्राणु कायांतरण। शुक्राणु कायांतरण यानी जो स्पर्मेटिड बना है, इस स्पर्मेटिड में अगुणित एक कोशिका बनी है, उस अगुणित कोशिका से एक पूर्ण विकसित गतिशील शुक्राणु का बनना शुक्राणु कायांतरण कहलाता है। अगुणित स्पर्मेटिड कोशिका से पूर्ण विकसित गतिशील शुक्राणु का बनना, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजिनेसिस ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु कायांतरण कहलाता है। ये क्रिया 4 पदों में पूरी होती है। सबसे पहले शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण होता है, उसके बाद शुक्राणु की नेक या ग्रीवा का निर्माण होता है, फिर शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है, और अगला है शुक्राणु के पूंछ या टेल का निर्माण होता है। अर्थात शुक्राणु कायांतरण की जो क्रिया है वो 4 पदों में पूरी होती है। ये शुक्राणु कायांतरण की क्रिया किस में होती है? स्पर्मेटिड में होती है। बनता क्या है? एक पूर्ण विकसित गतिशील शुक्राणु बनता है। तो अब सबसे पहले अपन शुक्राणु प्रसू का निर्माण पढ़ेंगे जो 3 स्टेप में पूरा होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ देखिएगा, शुक्र जनन की जो क्रिया है वो पुरुष के वृषणों में, पुरुष के वृषणों में, टेस्टिस में यौवनारंभ यानी यौवन अवस्था जब आती है तभी प्रारंभ होती है। तो यौवन अवस्था जब आती है तब क्या होता है? पहले तो शुक्र जनन की क्रिया को यानी स्पर्मियोजेनेसिस की जो क्रिया है वो क्रिया प्रारंभ करने के लिए शरीर में क्या परिवर्तन लाने पड़ेंगे, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है। तो जैसे ही कोई बच्चा मेल जो ह्यूमन है, पुरुष है जो, उसमें यौवन अवस्था आती है, यौवन अवस्था आते ही उसके हाइपोथैलेमस से एक गोनेडोट्रोपिक, कहां से? संक्षिप्त में बता रहा हूं, हाइपोथैलेमस से एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है। किसके लिए एक्टिव करता है? 2 विशेष प्रकार के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोनों के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। उसमें से जो पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपना है वो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी हार्मोन को मादाओं में LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, किंतु पुरुषों के अंदर ये हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाएगा। दूसरा हार्मोन जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। नर में भी इसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और मादाओं में भी ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। ये दोनों हार्मोन यौवनारंभ अर्थात जब लैंगिक परिपक्वता आती है, जनिक प्रावस्था आती है, तभी नर और मादाओं में बनते हैं, उससे पहले नहीं बनते हैं। अर्थात नर में शुक्र जनन की जो क्रिया है वो लैंगिक परिपक्वता आने के बाद ही प्रारंभ होती है। जब तक लैंगिक परिपक्वता नहीं आती तब तक शुक्र जनन की क्रिया नहीं होती है। तो लैंगिक परिपक्वता के बाद हाइपोथैलेमस से ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा? आप जहां पर
वृषण की आंतरिक संरचना देख रहे थे, जहां पर आप शुक्र नलिकाओं के अनुप्रस्थ काट की संरचनाएं देख रहे थे, वहां आप इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग कोशिकाएं पढ़ रहे थे। इन लीडिंग कोशिकाओं या अंतराली कोशिकाओं को ये हार्मोन एक विशेष प्रकार के हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। जैसे ही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा, वो रक्त के माध्यम से चला जाएगा कहां पर? शुक्रजनक नलिकाएं जहां है वृषण में, वहां पर। और वहां उनके संयोजी ऊतक के अंदर बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिकाएं उपस्थित रहती है। उन कोशिकाओं को इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करेगी, और ये हार्मोन जैसे ही स्रावित होगा वैसे ही शुक्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ऑफ मेल भी उत्पन्न हो जाते हैं या बाहर आ जाते हैं या दिखने लग जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होगा। साथ ही साथ ये जो हार्मोन है वो जाता है सर्टोली कोशिकाओं तक, और सर्टोली कोशिकाओं को कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस स्रावित करने को प्रेरित करता है जो इस शुक्र जनन की क्रिया को बढ़ाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ वो रासायनिक पदार्थ इस यानी किस इंटरस्टिशियल सेल अंतराली कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावण में भी प्रेरणा देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, इसको समझना जरूरी था, क्योंकि ये होने से पहले तो शुक्र जनन की क्रिया संभव ही नहीं थी। अब अपन पढ़ रहे हैं शुक्र जनन की क्रिया, और शुक्र जनन की क्रिया में जो पहला काम है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो जैसे ही शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ होती है तो प्रीमोडियल स्पर्मेटोगोनियल सेल कहां उपस्थित है? ये कोशिकाएं ये उपस्थित है सेमेनी पेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनक नलिकाओं में। शुक्रजनक नलिकाओं में कहां पर? उनकी जनन उपकला में। जनन उपकला में कौन उपस्थित है? आदि शुक्राणु जनक कोशिका। क्या उपस्थित है? आदि शुक्राणु जन कोशिका। इनका नाम क्या है हिंदी में? आदि शुक्राणु जनक कोशिका। कैसी होती है? द्विगुणित कोशिका है। इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका में एक से क्या बनेगी? एक द्विगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन से दो द्विगुणित कोशिका बनेगी। अब दो में फिर से समसूत्री विभाजन होगा, कितनी बन जाएगी? 2 से 4 बन जाएगी। इन बनने वाली चारों में प्रत्येक में फिर से समसूत्री विभाजन होगा, अर्थात आदि शुक्राणु जनक कोशिकाएं जो द्विगुणित है, इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा ये अपनी संख्याओं को जब बढ़ाती है तो इस क्रिया को गुणन या मल्टीप्लीकेशन फेज कहते हैं। गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लीकेशन फेज कहते हैं। और इनकी संख्या बढ़ने के बाद, ये जो संख्या बढ़ने के लिए क्रिया होती है, उसी अवस्था को आप क्या कहते हैं? गुणन प्रावस्था कहते हैं। अर्थात स्पर्मेटिड फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप है गुणन प्रावस्था, वो पूरी हो जाती है। अगली जो इसकी प्रावस्था है उसका नाम है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। इस वृद्धि प्रावस्था के अंदर क्या होता है? यहाँ जो ये बहुत सारी कोशिकाएं बनी है, ये सारी कोशिकाएं, ये सारा काम भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान कुछ भी नहीं होता है, यौवनारंभ अवस्था आने के बाद ही ये सारा काम होता है। तो इस प्रकार से समसूत्री विभाजन द्वारा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, या यूं कहें करोड़ों की संख्या में द्विगुणित कोशिकाएं बनती है, और इन कोशिकाओं को कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल। क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को कहते हैं, जितनी भी ये कोशिकाएं बनी है, इन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनियल सेल या शुक्राणु जनन कोशिका या शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं करोड़ों की संख्या में बनती है,
और इन शुक्राणु जनक कोशिकाओं में अब वृद्धि प्रावस्था प्रारंभ होगी, यानी ग्रोथ फेज होगी, वृद्धि प्रावस्था इनमें प्रारंभ होगी। जितनी भी शुक्राणु जनक कोशिकाएं बनती है वो सारी अपनी वृद्धि प्रावस्था में या ग्रोथ फेज में जाएगी, और वृद्धि प्रावस्था में जाने से इनका आकार, आकृति और इसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है। बाकी इसकी सूत्र गुणिता पहले भी 2n थी, अब भी 2n रहेगी। इस अवस्था को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल यानी प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका भी कहते हैं। प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका भी कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहते हैं। वृद्धि अवस्था में जितनी भी यहाँ समसूत्री विभाजन से प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियल सेल शुक्रजनक कोशिकाएं बनी थी, वो सारी की सारी कोशिकाएं इस वृद्धि अवस्था के द्वारा किसमें उत्पन्न हो जाती है, किसमें रूपांतरित हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। अब जैसे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका बनती है, इस कोशिका में ये तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है और वो है परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। ये तीसरा स्टेप यहाँ पर शुरू हो जाता है और परिपक्वन प्रावस्था के दौरान, मैचुरेशन फेज के दौरान इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, मेयोसिस फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम सदैव न्यूनकारी विभाजन होता है। साथ ही साथ ये विभाजन यहाँ एक द्विगुणित कोशिका से दो अगुणित कोशिकाओं की उत्पत्ति कर देता है। ये जो दो अगुणित कोशिकाएं बनेगी, इन कोशिकाओं का नाम है द्वितीयक शुक्र जनक। द्वितीयक शुक्र जनक कोशिका, इंग्लिश की बात कहूं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल, द्वितीयक अंडजनक कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहते हैं। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कोशिका है उनमें होता है, दोनों के अंदर जो दो कोशिका बन रही है, दोनों के अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। सेकंड अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, वो होमोटाइपिक होता है। ये न्यूनकारी है अर्थात हेट्रोटाइपिक होता है। होमोटाइपिक और हेट्रोटाइपिक। हेट्रोटाइपिक का मतलब है द्विगुणित से अगुणित का बनना, न्यूनकारी। और होमोटाइपिक का मतलब है एक द्विगुणित कोशिका से दो नई द्विगुणित कोशिकाओं का उत्पन्न होना। तो दो द्विगुणित कोशिका थी तो उससे चार नई अगुणित कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न होने वाली चारों कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्राणु प्रसु या स्पर्मेटिड सेल कहते हैं, जो भावी गतिशील शुक्राणु का निर्माण करने वाली है बाय द हेल्प ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, अर्थात शुक्राणु कायांतरण की क्रिया से। आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सी क्रिया है। शुक्राणु प्रसु का निर्माण जो है या स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन है वो तीन पदों में पूरा होता है। पहला गुणन प्रावस्था थी, दूसरी वृद्धि प्रावस्था थी और तीसरी परिपक्वन या मैचुरेशन फेज। प्रावस्था है। वृद्धि प्रावस्था में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसकी जो शुक्राणु जनक कोशिका है, आदि शुक्राणु जनक प्रीमोडियल स्पर्मेटोगोनियल सेल जो है, उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा वो अपनी संख्या बढ़ाती है और हजारों करोड़ों की संख्या में नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। इस क्रिया के समय होने वाला विभाजन समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें अनेक द्विगुणित कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार से बनने वाली द्विगुणित कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनियल सेल या शुक्राणु जनक कोशिकाएं कहते हैं। शुक्राणु जनक कोशिकाएं कहते हैं।
ये जितने भी स्पर्मेटोगोनियल सेल बनती है वो सभी की सभी कोशिकाएं अपनी वृद्धि प्रावस्था में जाती है और वृद्धि प्रावस्था में जाने से उनके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, किंतु कोशिका की सूत्र गुणिता अब भी फिक्स रहती है। अब वृद्धि प्रावस्था से इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ने से जो नई कोशिकाएं बनेगी उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहते हैं। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में परिपक्वन या मैचुरेशन की प्रावस्था शुरू होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होता है वो हेट्रोटाइपिक होता है, अर्थात एक द्विगुणित कोशिका से दो नई अगुणित कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से बनने वाली दोनों नई अगुणित कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहते हैं। इस प्रकार से बनने वाली इन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल में मियोसिस सेकंड यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, जो होमोटाइपिक होता है, अर्थात अगुणित से नई दो अगुणित कोशिकाएं, प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल से दो नई अगुणित कोशिकाओं, यानी कुल मिला के एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार नई स्पर्मेटेड कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि मनुष्य में शुक्र जनन की क्रिया से एक प्राथमिक शुक्राणुजनक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने नए शुक्राणुओं की उत्पत्ति होगी? तो आप कहेंगे एक प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सदैव 4 नए शुक्राणुओं की उत्पत्ति होगी। यदि 25 कोशिका होगी तो 100 शुक्राणु उत्पन्न होंगे और यदि 100 कोशिकाएं होगी तो 400 नए शुक्राणुओं की उत्पत्ति होगी, किंतु अंड जनन में ऐसा नहीं होता है। जब इसको पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये था 4 स्पर्मेटेड का निर्माण करना। अब 4 जो स्पर्मेटेड का निर्माण हुआ है, इन चारों स्पर्मेटेड से आप अब गतिशील शुक्राणु या स्पर्म का उत्पत्ति कैसे करते हैं, किस स्टेप से करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसलिए इसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। हिंदी में कहते हैं शुक्राणु कायांतरण। कितने स्टेप में पूरा होता है? 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण। दूसरा है शुक्राणु की ग्रीवा यानी नेक का निर्माण। तीसरा भाग है शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण। मध्य भाग का निर्माण। और चौथा है शुक्राणु में टेल या पूंछ का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो स्पर्मेटेड बनी है वो आप कह रहे थे एक अगुणित कोशिका है, उसमें कोशिका ध्रुव भी होगा, अगुणित कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, अगुणित कोशिका में गाल्जी कॉय भी होंगे। केवल और केवल द्विगुणित और अगुणित कोशिकाओं में अंतर उसके केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों के समुच्चय में। द्विगुणित कोशिका, मनुष्य की जो द्विगुणित कोशिका है उसके केंद्रक में टोटल जो गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं वो 46 रहते हैं, और अगुणित कोशिका है तो उसके केंद्रक में उपस्थित रहने वाले गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाएगी। अर्थात जो स्पर्मेटेड बनी है, जो शुक्राणु प्रसू कोशिकाएं बनी हैं, उन शुक्राणु प्रसू कोशिका में एक अगुणित केंद्रक होगा और साथ ही साथ में सारे कोशिकांगक भी उपस्थित रहेंगे। तो वो अगुणित केंद्रक जो बना है वो अब गतिशील शुक्राणु में कैसे रूपांतरित होगा, इस क्रिया को अर्थात आप कहते हैं शुक्राणु प्रसू के निर्माण की क्रिया में बनने वाले अगुणित शुक्राणु प्रसू का एक गतिशील शुक्राणु में रूपांतरित होना ही शुक्राणु कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ये 4 पदों में पूरा होता है। सबसे पहले शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण होगा। अब शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है वो एक पूर्ण विकसित शुक्राणु आपके सामने पड़ा है। इसके शीर्ष भाग में सबसे ऊपर की ओर टोपी नुमा संरचना के रूप में एक्रोसोम उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? एक्रोसोम उपस्थित रहता है। ये एक्रोसोम सदैव और सदैव बनता है गोल्जी कॉय से। किससे बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। गोल्जी बॉडी
गोल्जी कॉय के रूपांतरण से शुक्राणु अर्थात जो अगुणित कोशिका बनी है शुक्राणु प्रसूति, उसमें जो गोल्जी काय होगी वो रूपांतरित होकर के एक लाइसोसोमल प्रवृत्ति का, अब लाइसोसोम बनते हैं वो भी गोल्जी काय से ही बनते हैं, और ये जो एक्रोसोम है ये रूपांतरित लाइसोसोम है, किंतु लाइसोसोम किससे बना है? गोल्जी कॉय से। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में उपस्थित एक्रोसोम किसके रूपांतरण से बनता है, तो इसका मूल रूपांतरण तो होता है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय पहले बनाती लाइसोसोम और लाइसोसोम रूपांतरित होकर बन जाता है किसमें? एक्रोसोम में, जो एक अपघटनीय एंजाइम अपघटनीय एंजाइम का स्रावण करता है। अब एक्रोसोम के आगे का जो शीर्ष भाग है इसके चारों तरफ एक द्वितीयक बाह्य झिल्ली उपस्थित रहती है, उसके अंदर की जो संरचना है उसमें अगुणित केंद्रक, एक अगुणित गुणसूत्रीय के समुच्चय युक्त एक अगुणित केंद्रक उपस्थित रहता है जिसमें 23 गुणसूत्र है वो उपस्थित रहते हैं। उसके पीछे का जो भाग है वो है गिरवा। ये गिरवा है वो शुक्राणु प्रसूति में उपस्थित जो तारक केंद्रक होता है, सेंट्रोसोम जो होता है, उस सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल उपस्थित रहती, दो तारक केंद्रिकाएं उपस्थित रहती, वो दोनों तारक केंद्रिकाएं इस गिरवा भाग में उपस्थित रहती है, अर्थात शुक्राणु प्रसूति में उपस्थित तारक केंद्रक शुक्राणु के गिरवा का निर्माण करता है जिसमें दो तारक केंद्रिकाएं उपस्थित रहती है, ये दोनों तारक केंद्रिकाएं, ठीक बात है। अब अगला है मध्य भाग का निर्माण, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण। तो शुक्राणु के मध्य भाग में तारक केंद्रिकाओं तारक केंद्रिकाओं से निकलने वाले अक्षीय तंतु, ये अक्षीयल फिलामेंट है। अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिकाएं सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसकी खोज निबेनकर्न ने की थी। इसलिए इस संरचना को निबेनकर्न की शीत कहते हैं। निबेनकर्न की शीत या बादल, निबेनकर्न के क्लाउड कहते हैं। अर्थात इस मध्य भाग में अक्षीयल तंतु जो तारक केंद्रिकाओं का सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है, उस सूक्ष्म नलिकाओं के अक्षीय तंतु की चारों तरफ ये माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होकर के एक विशेष प्रकार के निबेनकर्न शीत का निर्माण करते हैं जो गतिशील शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस होते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होकर के एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस शुक्राणु के मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव में शुक्राणु प्रसूति तो जो था, उस शुक्राणु प्रसूति के कोशिका द्रव में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया इस मध्य भाग में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं जो गतिशील शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब चौथा पूंछ भाग का निर्माण। शुक्राणु का पूंछ भाग है वो तारक केंद्रिकाओं के अक्षीय फिलामेंट जो होते हैं, उस अक्षीय फिलामेंट के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स उपस्थित रहती है वो पूंछीय भाग में व्यवस्थित होकर के एक लंबा तंतुनुमा पूंछ का निर्माण करते हैं जो शुक्राणुओं की गति के समय फ्लेक्सल मूवमेंट के द्वारा शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये था शुक्राणु कायांतरण और एक पूर्ण विकसित शुक्राणु का उत्पन्न होना। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी। और कौन सा भाग शुक्राणु प्रसूति का कौन सा भाग शुक्राणु कायांतरण के दौरान एक गतिशील शुक्राणु का निर्माण करने में सहायता करता है, इन सारी बातों की स्टडी आपने इसमें की है। और इसके साथ ही आपने शुक्र जनन की क्रिया को पूरा पढ़ लिया है। अगली जो आपकी क्रिया है वो है oogenesis या अंड जनन की क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र जनन की क्रिया 2 पदों में पूरी हो रही थी, किंतु अंड जनन की जो क्रिया है वैसे 2 पद नहीं होते, इसमें केवल एक ही पद होता है और वो पद रहता है कि प्रीमोडियल उगोनियल सेल अर्थात अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम की प्रीमोडियल आदि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अगुणित अंडे या एग का निर्माण करना अंड जनन कहलाता है। यहां बहुत कुछ बातें अंदर से आप सीखने वाले हैं और ये बातें केवल इसी क्लास में मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। अर्थात अंड जनन की क्रिया के दौरान अंदर ही अंदर बहुत कुछ घटनाएं होती है और वो घटनाएं आपके जीवन में कुछ ऐसा रहस्यमय
जो आज तक आपके जीवन में रहस्य बना हुआ है, उस रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात दिल थाम के बैठिएगा मेरे साथ और अंड जनन की क्रिया को समझिएगा। ये अंड जनन की जो संपूर्ण क्रिया है वो भी 3 पदों में ही पूरी होगी। सबसे पहला गुणन या मल्टीप्लिकेशन फेज होगी, दूसरी फेज ग्रोथ फेज है और तीसरी है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्थाओं को एक मैं आरेखीय निरूपण के द्वारा समझाने का प्रयास करूं। देखिएगा, इस चैप्टर से एक प्रश्न ज्ञानोपयोग का और एक अवबोध का पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, डेड डेड नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। प्रश्न शुक्र जनन या अंड जनन में से अवश्य आएगा एक प्रश्न, इसको कंठस्थ कर ले, 100% है, आपको डेड नंबर दिला के जाएगा। तो अंड जनन की क्रिया है, होती कहां है? अंडाशय में होती है। अंडाशय के कौन से भाग में? तो आप कहेंगे अंडाशय की जनन उपकला में होती है। ये अंडाशय की जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम, उसकी कहां पर होती है? तो जर्मिनल एपिथेलियम की प्रीमोडियल प्राक आदि जनन कोशिका है। ये क्रिया कब होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्रिया भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही प्रारंभ हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहां पर कि शुक्र जनन की जो क्रिया है वो भ्रूणीय प्रावस्था में प्रारंभ न होकर के जब जब मनुष्य यानी मेल अपनी यौनारंभ अवस्था में आता है तब शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। किंतु इसका उल्टा मादा शिशु में अंड जनन की जो क्रिया है वो इस शिशु के भ्रूणीय परिवर्तन के समय, जब शिशु मादा शिशु का फीटस या भ्रूण 21 से 25 सप्ताह के आसपास हो जाता है, या कि दिन का 21 से 25 सप्ताह का हो जाता है, तब उसमें अंडाशय का निर्माण होता है। और उस अंडाशय के अंदर अंडाशय के निर्माण के साथ साथ ही अंडाशय की जन्निक उपकला भी बन जाती है। और जन्निक उपकला के बनने के साथ साथ ही इसकी प्री आदि जनक जो कोशिकाएं होती है, प्रीमोडियल उगोनियल सेल जो होती है, उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हजारों करोड़ों हजारों लाखों की संख्या में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति की जाती है। और यह क्रिया भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही संपन्न हो जाती है। इन कोशिकाओं में क्या होगा? ये कोशिकाएं कैसी होगी? द्विगुणित कोशिकाएं होगी। इन द्विगुणित कोशिकाओं में अगली सबसे पहली प्रावस्था ए शुरू हो जाती है। कौन सी प्रावस्था है? गुणन प्रावस्था है। कब शुरू हो जाती है? भ्रूणीय परिवर्तन की समय ही शुरू हो जाती है। और इन कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से एक से क्या बनेगी? 2 कोशिका बन जाएगी। 2 से क्या बनेगी? 4 कोशिकाएं बन जाएगी। 4 से क्या बनेगी? 8 कोशिकाएं बन जाएगी। 8 से क्या बनेगी? 10 कोशिकाएं बन जाएगी। सॉरी, 8 से क्या होगा? 16 कोशिकाएं बन जाएगी। 16 कोशिकाओं से क्या होगा? 32, 64, 128। इस प्रकार से लाखों की संख्या में नई द्विगुणित कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? गुणन प्रावस्था कहलाता है। सेम वही क्रिया है, किंतु एक अंतर है, वहां पर भ्रूणीय परिवर्तन में नहीं होता था। शुक्र जनन की क्रिया यौवनारंभ के बाद प्रारंभ हो रही थी। और यहाँ गुणन प्रावस्था कहां प्रारंभ हो रही है? मादा शिशु के भ्रूणीय परिवर्तन के समय ही अंडाशय की जर्मिनल उपकला की प्रीमोडियल उगोनियल सेल में समसूत्री विभाजन द्वारा अनेकों अनेक द्विगुणित उगोनियल कोशिकाओं का बनना गुणन प्रावस्था कहलाती है, जो मादा शिशु में भ्रूणीय परिवर्तन के समय ही प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर अनेकों अनेक द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये पूरी की पूरी क्रिया क्या कहलाती है? गुणन प्रावस्था कहलाती है। और गुणन प्रावस्था में जो उत्पन्न होती है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? यहां जगह नहीं, मैं यहां ला रहा हूं। कोशिकाओं को क्या कहते हैं?
उगोनियल सेल कहते हैं। ये कितनी बनती है? लाखों की संख्या में बनती है। ये भी कैसी होगी? द्विगुणित होगी। इन द्विगुणित कोशिकाओं का बनना गुणन प्रावस्था कहलाता है। अगली प्रावस्था है वृद्धि प्रावस्था, बी वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंदर ही अंदर आपको कई बातें बताने वाला हूं। जैसे जैसे ये oogenesis की क्रिया, अंड जनन की क्रिया आगे बढ़ेगी, आपके जीवन की कई रहस्यमय घटनाएं आपके सामने आएगी। और वृद्धि प्रावस्था में जितनी भी उगोनियल सेल बनी है, ये वृद्धि प्रावस्था के द्वारा प्राइमरी oocyte सेल, वृद्धि प्रावस्था के द्वारा प्राइमरी oocyte सेल में रूपांतरित हो जाती है। प्राइमरी oocyte सेल को प्राथमिक अंडजनक कोशिका कहते हैं। प्राइमरी oocyte सेल प्राथमिक अंडाणुजनक या अंडजनक कोशिका कहते हैं। अब ये वृद्धि प्रावस्था कब होती है? ग्रोथ फेज कब होती है? यही भ्रूणीय प्रावस्था, भ्रूणीय परिवर्तन के समय ही प्रारंभ हो जाती है। और जितनी भी कोशिकाएं होती है, जितनी भी उगोनियल कोशिकाएं भ्रूणीय परिवर्तन के समय प्रत्येक अंडाशय में बनी है, प्रत्येक अंडाशय में ये कोशिकाएं लाखों की संख्या में बनती है। किंतु सारी की सारी उगोनियल कोशिकाएं प्राइमरी oocyte सेल में रूपांतरित नहीं होती। उनमें से कुछ उगोनियल सेल अपहासित हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किंतु प्रत्येक अंडाशय के अंदर लगभग 60 से 80 हजार, कितनी संख्या में मित्रों? 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte सेल या प्राथमिक अंडाणु जनक कोशिकाएं उत्पन्न होके पड़ी रहती है। वो कब तक पड़ी रहती है? अर्थात उनमें वृद्धि अवस्था प्रारंभ हो जाती है, और वृद्धि अवस्था प्रारंभ होकर के और एक प्राइमरी oocyte सेल, ये भी कैसी है? द्विगुणित है। प्राइमरी oocyte सेल का निर्माण कर देते हैं। इस प्राइमरी oocyte सेल के चारों तरफ जो भी उगोनियल कोशिकाएं बनी है, वो वृद्धि अवस्था में जाकर के अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य की मात्रा को बढ़ा लेती है। और इसकी जो वृद्धि अवस्था है वो बहुत लंबी रहती है, और वो वृद्धि अवस्था रहती है लगभग 12 से 15 वर्ष तक की। क्या बात कर रहे हैं भैया, क्या बात कर रहे हैं? अर्थात मादा शिशु में जितनी भी इस समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन प्रावस्था से जितनी भी उगोनियल कोशिकाएं बनेगी, वो सारी की सारी, यानी लगभग 90%, कुछ तो अपहासित हो जाती है, अपहासित या डिस्ट्रॉय हो जाती है, बाकी अधिकांश उगोनियल सेल है वो अपनी वृद्धि प्रावस्था में सम्मिलित हो जाती है। और वृद्धि प्रावस्था है जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती है, अर्थात जनिक रूप से मैच्योर नहीं हो जाती है, अर्थात जब तक मादाओं में यौनारंभ नहीं हो जाता है, तब तक इसकी वृद्धि प्रावस्था चलती रहती है। और ये अपने चारों तरफ कोशिका द्रव्य को इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके एक नई कोशिका का निर्माण करेगी। उस कोशिका को कहते हैं प्राइमरी oocyte सेल। अब ये प्राइमरी oocyte सेल जो बनी है ना, ये प्राइमरी oocyte सेल तब तक चलती रहेगी जब तक ओवुलेशन की क्रिया नहीं होगी। रहस्य, पहला रहस्य, ये प्राइमरी oocyte सेल है, वो प्राइमरी oocyte सेल ही कहलाएगी, किंतु इसको प्राथमिक ग्राफियन पुट्टिका, फिर द्वितीयक ग्राफियन पुट्टिका, फिर तृतीयक ग्राफियन पुट्टिका, 3 प्रकार की ग्राफियन पुट्टिका। तृतीय ग्राफियन पुट्टिका को ही आप मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अर्थात परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। जब तक ये परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका नहीं बन जाती है, तब तक ये प्राइमरी oocyte सेल ही कहलाती है। और जैसे ही ये तृतीयक, और इसके अंदर एक विभाजन भी शुरू हो जाती है, इसके अंदर एक विभाजन भी शुरू हो जाता है। और वो विभाजन कौन सा है? वो विभाजन है साहब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। आप जानते हैं कैसा होता है? न्यूनकारी होता है, यानी हेट्रोटाइपिक होता है। किस में शुरू हो जाता है? प्राइमरी oocyte सेल में शुरू होकर के, बात सुनिएगा, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही शुरू हो जाता है। अर्थात जितनी भी उगोनियल सेल बनेगी वो सारी की सारी, कुछ तो अपहासित हो जाती है, अब अपहासित बात होने के बाद जो शेष रहती है वो सारी की सारी किस में रूपांतरित होती है? अपनी वृद्धि प्रावस्था में शामिल हो जाती है, ग्रोथ फेज में प्रारंभ हो जाती है और रूपांतरित हो जाती है प्राइमरी oocyte सेल में। इस प्राइमरी oocyte सेल जितनी भी बनी, उन सब में प्राइमरी oocyte सेल जितनी भी बनी है, उन सब में अर्धसूत्री विभाजन
प्रथम प्रारंभ हो जाता है और वो प्रारंभ होकर के प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुक जाता है। कब तक रुका रहेगा? जब तक वृद्धि प्रावस्था नहीं आएगी, सॉरी, जब तक यौवनारंभ की अवस्था नहीं आएगी। कब तक रुका रहेगा? जब तक वो मादा फीमेल जो बनी है, तो मादा शिशु था, उससे एक लड़की बनने वाली है, गर्ल्स बनने वाली है, वो बनकर के उसकी जनिक प्रावस्था नहीं आएगी, वो यौवन रूप से पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाएगी। अर्थात जब तक उसके हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, वो हार्मोन निकल करके और उसकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो वापस बात याद कीजिएगा, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोनों के स्रावण को प्रेरित करेगा। पहला है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जब निकलेंगे, कब निकलेंगे? यौवनारंभ अवस्था आएगी, जनिक परिपक्व अवस्था आएगी, अर्थात वो लड़की मैच्योर हो जाएगी, जनिक रूप से परिपक्व हो जाएगी। उस दिन उनकी अग्रपीयूष ग्रंथि से दोनों हार्मोन निकलेंगे और ये हार्मोन आएंगे रक्त में, रक्त के माध्यम से आ जाते हैं अंडाशय में और अंडाशय के अंदर आकर के और इस क्रिया को वापस शुरू करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर जितने भी प्राइमरी oocyte सेल अवस्था बनी है उनमें से प्रत्येक प्राइमरी oocyte सेल अब प्रत्येक महीने से ये कितनी बन के पड़ी है? 60,000 से 80,000। कहां पर? प्रति ओवरी, सॉरी, प्रत्येक अंडाशय में ऐसी प्राइमरी oocyte सेल जो है वो 60,000 से 80,000 बन करके पड़ी है। अब ये क्या होगा? प्रत्येक महीने उनमें से एक बार इस अंडाशय से, एक बार इस अंडाशय से, एक बार इधर के अंडाशय से, एक बार लेफ्ट के, इधर एक बार राइट के, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट से, एक एक प्राइमरी oocyte सेल में वृद्धि अवस्था को आगे बढ़ाते हैं और वृद्धि अवस्था को आगे बढ़ा करके और इसके चारों तरफ सबसे पहले एक मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन कहलाती है। और जैसे ही ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन बनती है, ये प्राइमरी oocyte सेल है वो बदल जाती है प्राथमिक पुट्टिका कोशिका, अर्थात प्राइमरी फॉलिकुलर सेल। ये प्राइमरी फॉलिकुलर सेल अपने चारों तरफ कोशिकाओं को और बढ़ाती है और कोशिकाओं को बढ़ा करके एक ऐसी अवस्था का निर्माण कर लेती है। ये बीच में केंद्रक है, इस केंद्र के चारों ओर भी एक नई कोशिकीय परत का निर्माण होगा। इस अवस्था को कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल, द्वितीयक पुटक कोशिका। ये द्वितीयक पुटक कोशिका में कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार के रूपांतरण होते हैं जिसमें ये कोशिकाएं एक दिशा में स्थानांतरित होगी और जो बाहर की तरफ फॉलिकुलर कोशिका दिख रही है ये भी रूपांतरित होकर के दो परतों का निर्माण कर देती है, जिससे बाह्य परत को थीका एक्सटर्ना कहते हैं, आंतरिक परत को थीका इंटरना कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा है वो सारी कोशिकाएं इस एग बीच में जो उपस्थित है, ये अभी भी इसमें मियोसिस फर्स्ट जो है चल रहा है, मियोसिस फर्स्ट चल रहा है। अभी तो ये द्विगुणित कोशिका है, इसके चारों तरफ मियोसिस फर्स्ट चलते चलते जैसे ही ये मैच्योर ग्राफियन पुट्टिका में आती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा होता है तो ये एक ऐसी अवस्था में रूपांतरित हो जाती है अंदर ही अंदर। ये तो पूर्ण विकसित एक एग है, वुमन का स्ट्रक्चर ऑफ वुमन एग या ओव्यूम भी कहते हैं। एग कब कहेंगे और ओव्यूम कब कहेंगे, ये बातें अभी आगे की है। एग कब कहेंगे और ओव्यूम कब कहेंगे, अर्थात सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल बनती है और द्वितीयक जो पुटक कोशिका बनती है वो बनते ही द्वितीयक पुटक कोशिका बनती है और द्वितीयक पुटक कोशिका में और आगे और परिवर्तन होता है जिससे एक पूर्ण विकसित मैच्योर ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण हो जाता है, जिसमें मैच्योर ग्राफियन पुट्टिका की संरचना वैसे मैं आपको ओवेरी के अंदर
ओवरी की आंतरिक संरचना जब बता रहा था तब बता दी थी, ये जो बाहरी परत है, इस बाहरी परत का नाम है थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना। ये जो आंतरिक परत दिखाई दे रही है, इसका नाम है थीका इंटरना। यहां पर एक एट्रियम नामक गुहा बन जाती है और ये अंदर का जो अंडा है वो इस प्रकार से रहता है। ये द्विगुणित केंद्रक है। इसके बाहर वाला ये जो परत है, एक कोशी की परत, उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये अंदर वाली जो परत है उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसके अंदर एक केंद्रक उपस्थित है, यानी एक पूर्ण कोशिका है। अभी भी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम चल रहा है और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अब पूरा होने ही वाला है। जैसे ही पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, इसकी थीका एक्सटर्ना से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होना शुरू होता है और थीका इंटरना से कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ शुरू होते हैं जो इनको अपघटित करने में सहायक है। साथ ही साथ रक्त के अंदर एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ने से इसकी थीका एक्सटर्ना अपघटित होगी और अपघटित होकर के इस एग को बाहर निकाल देगी और इस एग को बाहर निकालते ही ये परिपक्व ग्राफियन पट्टिका फट जाती है और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा होने के बाद यहाँ दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका ऐसी होगी जिसके बाहर कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक रहेगी। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में बनने वाली दोनों कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का असमान वितरण होता है। असमान वितरण के दौरान एक कोशिका में बनने वाली जो एक कोशिका, उसमें उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक रहेगी, दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा अत्यंत ही कम रहेगी। किंतु दोनों के जो केंद्रक होंगे वो अगुणित होंगे, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा होता है और दो कोशिकाएं बनती है, एक बड़े आकार की और एक छोटे आकार की। ये दोनों ही अगुणित रहेगी। छोटे आकार की जो कोशिका है उसको ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी कहते हैं। ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी कहते हैं। वो अपहासित हो जाती है, कोई काम की नहीं है। किंतु ये बड़े आकार का जो कोशिका बनी है ये सेकेंडरी oocyte सेल कहलाती है, द्वितीय oocyte सेल। अब इस सेकेंडरी oocyte सेल में मियोसिस सेकंड प्रारंभ होता है और ये मियोसिस सेकंड ओवुलेशन के बाद प्रारंभ होता है। ध्यान रखिए ये बात, ओवुलेशन के बाद प्रारंभ होता है और पूरा मादा जननांगों में तब होगा जब इससे शुक्राणु आके मिलेगा। रहस्य, दूसरा रहस्य आपका, पहला रहस्य, ये अंड जनन की क्रिया भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही संपन्न हो रही थी और कहां तक चल रही है, यानी जब तक यौन आरंभ अवस्था नहीं आएगी तब तक चलती रहेगी। और तीसरी अवस्था, दूसरा रहस्य ये था कि ये जो सेकेंडरी oocyte सेल बनी है इसमें मियोसिस सेकंड प्रारंभ होगा। मियोसिस सेकंड होमोटाइपिक प्रकार का होता है और ये पूरा कब होगा, ये पूरा होगा यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो मियोसिस सेकंड होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मियोसिस सेकंड होगा ही नहीं, पूरा ही नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये बात। और इसमें जो सेकेंडरी oocyte सेल बनी है, इसी सेकेंडरी oocyte सेल को आप एग कहते हैं, अंडा कहते हैं। जो यहां से बाहर निकल रहा था ना, उसी ये बाहर निकलती सेकंड मियोसिस फर्स्ट पूरा होता है, एक बन जाती पोलर बॉडी, दूसरा बन जाता है क्या, वो सेकेंडरी oocyte सेल। ये सेकेंडरी oocyte सेल अंडोत्सर्ग के रूप में बाहर निकल जाती है, अर्थात देह गुहा में या उदर गुहा में आ जाती है। उदर गुहा के बाहर उपस्थित फेलोपियन फिमरी, जो फेलोपियन ट्यूब की थी, वो यूं लटक रही है, वो इस अंडे को पकड़ती है, सेकेंडरी oocyte सेल को पकड़ती है। इसको एग सेल भी कहते हैं, इसको पकड़ती है। और इस एग सेल की संरचना की बात करें तो ऐसी होती है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, अगुणित केंद्रक है इसके अंदर एक, इसके बाहर एक कोशिका, एक इसके बाहर एक कोशिकीय बिखरी हुई कोशिकाओं की परत उपस्थित रहती है जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और इनमें बिखरी हुई जो कोशिकाएं हैं इनको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। अंदर की तरफ एक और परत होती है, उस परत का नाम है जोना पेल्यूसिडा। और इस जोना पेल्यूसिडा के अंदर की तरफ एक और परत होती है जो ये खुद अंडा, खुद जो एग है वो खुद स्रावित करता है, इसको एग लेयर भी कहते हैं। अर्थात ये तीन परतों की संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। ये तीन परतों वाली संरचना जो है उसको एग कहेंगे। अभी ये ओवम नहीं है, ओवम कब बनेगा, ये बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। यदि आपके से एक प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न ये पूछा जाए कि एक महिला है जिसमें 15 साल की उम्र में अंडे का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था, एग का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था, किंतु अभी तक उसमें एक भी बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, तो प्रत्येक महीने उसमें एक अंडा निकलता है। तो 17 साल की उम्र यानी टोटल 24 महीने हो गए,
17 साल की उम्र तक होने में उसको वो कितनी बार ओवम का निर्माण करेगी, इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे 24, कहीं रहेंगे 20, कहीं रहेगा 0 और कहीं रहेगा 12। तो आपका उत्तर क्या होगा? 0। 0 क्यों? क्यों जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक एग की उत्पत्ति, सॉरी, एग तो बनेगा, ओवम की उत्पत्ति नहीं होगी। ओवम तो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है। ये जो कोशिका है अभी तक उसमें सेकेंडरी oocytes, अभी तक ये सेकेंडरी oocyte अवस्था में ही है, अर्थात इसमें मियोसिस सेकंड पूरा नहीं हुआ है, ये अभी भी मियोसिस सेकंड इसमें चल रहा है। और जैसे ही ये फेलोपियन फिमरी के द्वारा फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में आती है और इधर से यदि शुक्राणु जाते हैं, इधर से यदि शुक्राणु जाते हैं तो ये शुक्राणु के साथ संलेत होती है, और संलेत होने से पहले शुक्राणु और अंडाणु के अगुणित युग्मकों का मिलने से पहले इसमें क्या होता है? मियोसिस सेकंड पूरा होता है और दूसरी ध्रुवीय काय के रूप में पोलर बॉडी निकलती है और एक एग निकलता है। सॉरी, अब जो बनेगा वो क्या बनेगा? अभी जो बनेगा वो क्या बनेगा? ओवम बनता है, एक ओवम निकलता है। इसी ओवम में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। अर्थात मियोसिस सेकंड को पूरा कराने के लिए शुक्राणु का अंडाणु से मिलना जरूरी है। जब तक शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा मियोसिस सेकंड पूरा होगा ही नहीं। ये बात ध्यान रखना, ये आपका सेकंड रेश्य है। तो इस प्रकार से ये oogenesis की क्रिया और बनने वाले एग कब होगा, ओवम कब होगा और उसकी संरचना क्या है, ये सारी बातें आपके सामने हैं। अगला टॉपिक है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी, मासिक चक्र। मासिक धर्म क्या होता है, इसको मासिक चक्र क्यों कहते हैं, आर्तव चक्र क्यों कहते हैं, इसको रजोधर्म क्यों कहते हैं, इसको महावारी क्यों कहते हैं, इसको ऋतुस्राव क्यों कहते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि प्राइमेट स्तनधारी मादाओं, शुरू करना परिभाषा, प्राइमेट स्तनधारी मादाओं के रक्त व जन्नांगों, रक्त व जन्नांगों, जन्नांगों के कोष्टक में लिखेंगे अंडाशय व गर्भाशय में एक विशेष क्रमिक हार्मोनल परिवर्तन के कारण, एक विशेष क्रमिक हार्मोनल परिवर्तन के कारण मादाओं के योनि मार्ग से, मादाओं की योनि मार्ग से प्रत्येक महीने एंडोमेट्रियम के टुकड़ों के साथ अशुद्ध रक्त का बाहर निकलना, अशुद्ध रक्त का बाहर निकलना ऋतुस्राव कहलाता है। अब ये क्रिया, अब बाकी इसकी सारी परिभाषा स्पष्ट कर रहा हूं, ऋतुस्राव कहलाता है। अब ऋतुस्राव में पहली क्रिया है आर्तव चक्र क्यों कहते हैं, तो अपन ये कहेंगे ये क्रिया हार्मोनों के एक चक्रिक परिवर्तन के दौरान प्राइमेट स्तनधारी मादाओं की वयस्क अवस्था में, अर्थात यौवनारंभ के बाद उसके रक्त व जन्नांगों में हार्मोनों के क्रमिक परिवर्तन से प्रति महीने उसकी योनि मार्ग से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के टुकड़ों के साथ अशुद्ध रक्त का बाहर निकलना ऋतुस्राव कहलाता है। यह क्रिया प्रत्येक महीने एक चक्र के रूप में दोहराई जाती है या आवर्ती रूप से वापस आती है, इसलिए इसको आर्तव चक्र कहते हैं। इसी क्रिया को मास अर्थात मासानुमासिक अर्थात प्रत्येक महीने चक्रीय रूप से पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसको महावारी, प्रत्येक महीने में बार बार आने वाली महावारी भी कहते हैं। इसी क्रिया के लिए रजोधर्म, रज का मतलब होता है रक्त या अशुद्ध रक्त, धर्म का मतलब है कि एक विशिष्ट अवस्था में आने के बाद शरीर से योनि मार्ग से बाहर उत्सर्जित होता है, इसलिए इसको रजोधर्म भी कहते हैं। मासानुमासिक चलता है इसलिए मासिक चक्र भी कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा की बात है। अब अगला बात आती है रजोदर्शन, मेनार्क, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मीनार्क की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती। रजोदर्शन अर्थात रज का सबसे पहले दिखना, कब दिखेगा, जब प्राइमेट स्तनधारी मादा अपनी यौनारंभ या वयस्क अवस्था में आती है तो क्रिया क्या होगी, वही हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि तू ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण कर। वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा कहां पर, ओवेरी में,
ओवेरी के अंदर जाकर के फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी oocyte सेल में वृद्धि प्रावस्था को करवाएगा, बनेगी प्राइमरी पुट्टक या फॉलिकुलर सेल, फिर बनेगी सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल, फिर बनेगी टर्सरी फॉलिकुलर सेल या परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका। उस परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका के बनने के बाद रक्त में LH की मात्रा बढ़ेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे ही रक्त में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुल है वो फट जाती है, और फटने से म्यूसिस फर्स्ट पूरा होता है, साथ ही साथ एक सेकेंडरी oocyte सेल के रूप में एग बार निकलता है। उसे ही मादा का अंडाणु या एग या मादा युग्मक कहते हैं। वो मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है, अगतिशील होता है। अब ये पूरी क्रिया होने के बाद आपको नर और मादा युग्मक में अंतर भी बताऊंगा। ये क्रिया होने के बाद नर और मादा युग्मक में अंतर के साथ साथ आपको नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन में अंतर भी बताऊंगा। तो अंडाणु बाहर निकलता है, इसी क्रिया को अंडोसर्ग कहते हैं। और अंडोसर्ग होते ही, अंडोसर्ग होने के बाद यदि जो एग निकला है वो एग, अंडोसर्ग होते ही एग निकलेगा, कहां से निकलेगा? ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडा बाहर निकलेगा, और ये अंडा आ जाएगा अंडाशय से बाहर उदर गुहा में। उदर गुहा में बाहर आते ही फेलोपियन फेमरी तैयार बैठी है। फेलोपियन फेमरी उस अंडे को उदर गुहा से पकड़ लेगी, पकड़ करके ले जाएगी अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में आने वाले अंडे को यदि शुक्राणु मिलते हैं, अब देखिएगा अंडा तो प्रत्येक महीने आता है, पर क्या प्रत्येक महीने फर्टिलाइजेशन संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि जिस दिन अंडा आया उस दिन उसको शुक्राणु मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। यदि अंडे के आने के 24 से 48 घंटे के बीच उसको क्रियाशील, गतिशील, स्वस्थ संख्या में कोई शुक्राणु मिलता है तभी निषेचन की क्रिया होगी, नहीं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। अब ये आर्तव चक्र पूरा पढ़ने के बाद आपको ये भी बताएंगे कि किस दिन गर्भ धारण की संभावना सबसे अधिक रहती है, अर्थात आपकी रिस्क पीरियड कौन सी? रिस्क पीरियड अब रिस्क ही है, ज्यादा संतानें पैदा होती है तो रिस्क बढ़ती है, और इसी फर्टिलाइजेशन टाइम पीरियड को रिस्क पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत उपयोगी, सब पढ़ने वालों के, विज्ञान पढ़ने वाले व्यक्ति या प्रत्येक जीवित व्यक्ति के जीवन में ये बहुत उपयोगी घटना है। तो पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, अब वहां अंडा गया, उसको शुक्राणु मिल जाते हैं तो निषेचन हो जाएगा और रजोदर्शन होगा ही नहीं। पहली बार अंडोसर्ग हुआ उसी दिन यदि शुक्राणु मिल गए तो रजोदर्शन होगा ही नहीं, आगे खिसक जाएगा। पर होता नहीं है, 100% नहीं होगा, 99 क्या 100% कह रहा हूं। पहले रजोदर्शन में, पहला जब रजोदर्शन होना होगा उस दिन शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा, तभी रजोदर्शन होगा। तो नहीं मिलने से सीधी सी बात है कि आगे की क्रिया क्या होगा? कार्पस लूटियम बनेगी, बनते ही वो नष्ट हो जाएगी, नष्ट होकर कार्पस एल्ब्यूकेन बनेगी। कार्पस एल्ब्यूकेन बनने के कारण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो बढ़ी हुई थी वो झड़ना शुरू होती है, और झड़ करके लगभग ल्यूटियस अवस्था है वो 12 से 14 दिन की रहती है, और उसके बाद योनि मार्ग से अशुद्ध रक्त के साथ बाहर निकलती है। पहली बार जब ये अशुद्ध रक्त के साथ एंडोमेट्रियम के टुकड़े बाहर निकलते हैं तो उस क्रिया को रजोदर्शन या मिनार कहते हैं। अर्थात स्तन, प्राइमेट स्तनधारी मादाएं जब यौनारंभ अवस्था में आती है तो पहली बार उसके योनि मार्ग से अशुद्ध रक्त का बाहर निकलना रजोदर्शन कहलाता है। अब ये कब तक चलेगा? ऐसे नहीं, शुक्र जनन की क्रिया तो जीवन भर चलती है, यौनारंभ अवस्था में प्रारंभ होती है और जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक चली रहेगी। किंतु अंड जनन की क्रिया में, सॉरी, ये जो अंड जनन की क्रिया जीवन भर नहीं चलेगी। प्रारंभ तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हो जाती है, किंतु ये क्रिया जब मादाएं लगभग 45 से 50 साल की उम्र में जाती है, प्राइमेट स्तनधारी मादाएं 45 से 50 वर्ष की उम्र में जाती है, तो उसमें ये oogenesis की क्रियाएं रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्या संभावना है, इसके भी बारे में सारी बातें अपन आगे करेंगे। तो उस अवस्था में सबसे अंतिम बार जो मासिक धर्म आएगा उस अवस्था को रजोनिवृत्ति अवस्था कहते हैं, नहीं उसके बाद मासिक धर्म है वापस नहीं आने वाला है, तो उस अवस्था को रजो निवृत्ति या मेनोपॉज प्रावस्था कहते हैं। अब ये माहवारी मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले आर्तव प्रावस्था या इसको स्त्रावण प्रावस्था भी कहते हैं, ऋतु स्त्राव प्रावस्था भी कहते हैं, या इसको सिक्रेटरी फेज स्त्रावी प्रावस्था भी कहते हैं, स्त्रावी प्रावस्था। अगली जो प्रावस्था है वो पुटकीय या प्रचुरोद्भव प्रावस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज कहलाती, प्रोलिफेरेटिव फेज है। अगला है अंडोसर्ग प्रावस्था, ओवुलेटरी फेज,
ओवुलेटरी फेज। और अगला है पीत प्रावस्था या कॉर्पस ल्यूटियम फेज, कॉर्पस ल्यूटियम फेज भी कहते हैं। इन चारों प्रावस्थाओं के को मैं आरेखीय चित्र के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ये आरेखीय चित्र है वो आपकी बुक में ही उपस्थित है, आपकी किताब में ही उपस्थित है, और इस चित्र को इस रूप में आपको बता रहे हैं। बहुत सिंपल सी प्रावस्था है। पहली प्रावस्था है उसको मेस्ट्रुएशन फेज या स्रावी फेज भी कहते हैं, स्रावी प्रावस्था। होता क्या है, अंडोत्सर्ग हुआ, अंडोत्सर्ग के बाद उदर गुहा से अंडे को फेलोपियन फिमरी द्वारा अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में लाया गया। वहां यदि शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो शुक्राणु नहीं मिलने से जाइगोट या युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूणीय परिवर्तन के लिए कार्पस लूटियम अवस्था को लंबा नहीं रखना होता है। तो जो एंडोमेट्रियम जो अंदर बड़ी थी वो एंडोमेट्रियम है, आपको पहले ही बताया था कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में अत्यधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और वो एंडोमेट्रियम झड़ना शुरू होती, और वो एंडोमेट्रियम झड़ करके और योनि मार्ग से अशुद्ध रक्त के रूप में या अशुद्ध रक्त के साथ मिल करके और बाहर उत्सर्जित होती है। तो उस अवस्था को स्रावी अवस्था या मेस्ट्रुएशन अवस्था या ऋतुस्राव प्रावस्था भी कहते हैं, जो 2 से 3 दिन या 3 से 5 दिन की मान सकते हैं, अधिक से अधिक, कम से कम 3 दिन की और अधिक से अधिक 5 दिन की मानी जाती है, जिसमें योनि मार्ग से अशुद्ध रक्त के रूप में रक्त स्राव होता है, अशुद्ध रक्त के रूप में ये रक्त स्राव होता है। अब अगला है प्रोलिफेरेटिव फेज। ये मासिक धर्म को प्रारंभ करवाने की, यानी मासिक जो चक्र है, माहवारी का जो चक्र है वो यहीं से प्रारंभ होता है। इसी बात को मैं एक चक्र के रूप में भी आपके सामने समझाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार की प्रावस्था है जिसमें ये प्रावस्थाएं कहलाती। ये पहली स्रावी प्रावस्था है, ये दूसरी प्रोलिफेरेटिव फेज है, ये तीसरी अंडोत्सर्गीय प्रावस्था है, और ये चौथी कौन सी है, ल्यूटियल फेज है या पीत प्रावस्था है। अब सबसे पहले ये स्रावी प्रावस्था है जो पहले दिन से लेकर के और 5वें दिन तक चलती है। उस 5वें दिन के बाद ये जो अंडोत्सर्ग की जो प्रावस्था है, ये टोटल में 1 महीने का मान रहा हूं, 30 दिन का। तो अंडोत्सर्ग की जो प्रावस्था है वो 15वें दिन ओवुलेशन की क्रिया होगी, अंडोत्सर्ग की क्रिया 15वें दिन होगी। अब इस 15वें दिन से पहले की जो प्रावस्था है वो प्रावस्था क्या कहलाएगी, प्रोलिफेरेटिव फेज कहलाएगी। प्रोलिफेरेटिव फेज। इस प्रावस्था में क्या होता है कि गोनेडोट्रोफिक हार्मोन निकलेगा हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करेगा, और वो अंडाशय में आकर के, और वो हार्मोन अंडाशय में आकर के और ग्राफियन पुट्टिका के परिपक्वन को प्रेरित करता है। तो प्राइमरी जो oocyte सेल, आप oogenesis में प्राइमरी oocyte सेल देख रहे थे, वो प्राइमरी oocyte सेल फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात एफएसएस हार्मोन की सहायता से, ये देख रहे हैं आप, एफएसएस कहाँ है, ये पड़ा है एफएसएस, ये एफएसएस हार्मोन है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से होकर के यहाँ जा रहा है, यहाँ आके बढ़ेगा। तो इस अवस्था में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पड़ा है। वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, साथ ही साथ ग्राफियन पुट्टिका के वृद्धि और विकास को, डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल, ये मैच्योर ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण करवा देता। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये प्राइमरी oocyte सेल थी, ये प्राथमिक ग्राफियन पुट्टिका है, ये द्वितीय ग्राफियन पुट्टिका है, और ये तृतीय ग्राफियन पुट्टिका या पूर्ण विकसित ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण हो गया। अर्थात इस ग्राफियन पुट्टिका के निर्माण को प्रेरित करता है, इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव प्रावस्था, प्रचुरोद्भव प्रावस्था कहते हैं। साथ ही साथ इस प्रावस्था में गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो दिनों दिन बढ़ रही है, अर्थात यहां पर एंडोमेट्रियम पूरी झड़ के बाहर आ गई थी, वापस से एंडोमेट्रियम का पुनरुद्भवन शुरू हुआ है, इसलिए इसको प्रोलिफेरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज किस लिए कहते हैं, फॉलिकुलर फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रावस्था के अंदर या इस टाइम पीरियड के अंदर मासिक चक्र या मेस्ट्रुअल
साइकिल के इस टाइम पीरियड के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएस हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण होता है अधिक मात्रा में। ये हार्मोन अंडाशय में जाएगा और प्राइमरी oocyte सेल जो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान बनकर के मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुकी हुई पड़ी थी, उन कोशिकाओं में चारों तरफ ग्रेनुलस मेम्ब्रेन का निर्माण करेगा। फिर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एट्रम और अंदर का जो ये oocyte है उसको पूरा बना करके तैयार करेगा, जिससे ये प्राथमिक ग्राफियन पुट्टिका थी, ये तो प्राइमरी oocyte सेल थी, जिससे प्राथमिक फॉलिकुलर, ये प्राइमरी फॉलिकुलर सेल बनी, ये सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल बनी, ये टर्सरी फॉलिकुलर सेल या मैच्योर ग्राफियन पुट्टिका, मैच्योर ग्राफियन पुट्टिका बनकर के तैयार हो गई है। जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, अगली अवस्था में ये दिन लगभग अब 5वें दिन तक तो ये स्राव हो रहा था, पूरा का पूरा मासिक चक्र का स्राव होने से ये क्या हो रहा था, पूरा का पूरा मासिक चक्र है वो स्रावित होने से क्या हो रहा था, ये रेड प्रावस्था है, लाल बत्ती है भैया, दूर रहना मामले से, रिस्क है, अभी तो लाल बत्ती चल रही है। जैसी लाल बत्ती पूरी होती है प्रोलिफेरेटिव फेज प्रारंभ हो जाती है। कहां चलती रहती है, अंडाशय के अंदर अपना काम चल रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, गर्भाशय में भी अपना काम चल रहा है। गर्भाशय में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का पुनरुद्भवन हो रहा है, एंडोमेट्रियम अपना आकार और आकृति बढ़ा रही है, एंडोमेट्रियम में रक्त संचरण बढ़ रहा है। दूसरा काम कहां हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है अंडाशय के अंदर। क्या हो रहा है अंडाशय में, जो सेकंड प्राइमरी oocyte सेल थी उसे प्राइमरी फॉलिकुलर सेल बनेगी, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल बनेगी, और वो सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल इस एफएसएस हार्मोन कहां से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां आ रहा है, रक्त में। रक्त में आकर के क्या करा रहा है, अंडाशय में जा रहा है, अंडाशय में जाकर के और इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अर्थात परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण करने में सहायक होता है। और परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका पूरी तरह से बनके तैयार होगी। ये पूरी तरह से जैसे ही बनके तैयार होती है, फीडबैक जाती है किसके पास, फीडबैक जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि साहब ग्राफियन पुट्टिका अंडाशय में बनके तैयार हो गई है। और फटाफट से इसी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावण किया जाएगा, और उस हार्मोन को कहते हैं एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण होता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक विशेष अवस्था में आकर के रक्त में बढ़ता है, उसी समय एफएसएस की मात्रा भी बढ़ती है। तो थोड़ी बहुत यदि ग्राफियन पुट्टिका परिपक्वन में कमी रहेगी तो वो पूरी तरह से उसको परिपक्व कर देता है। पूरी तरह से परिपक्व होते ही एलएच की मात्रा बढ़ती ही एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, जिससे ये परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है और अंडाशय की बाह्य भित्ति फटेगी। और फटते ही ये जो परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका फटने से जो सेकेंडरी oocyte सेल, जिसको आप एग कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, बाहर निकलेगा। वो अंडाणु फटाक से गर्भाशय वो अंडाणु फटाशय से अंडाशय से भी बाहर निकल जाएगा, और इस क्रिया को कहते हैं ओवुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओवुलेशन की परिभाषा पूछी जाएगी, 100% कह रहा हूं, तो आप कहेंगे ग्राफियन पुट्टिका का पूर्णतः परिपक्वन होने के उपरांत रक्त में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सांद्रता रक्त में बढ़ते ही, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सांद्रता रक्त में बढ़ते ही परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका व अंडाशय के फटने से सेकेंडरी oocyte सेल या अंडाणु या एग सेल का उदर गुहा में मुक्त होना अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहलाता है। और ये आपकी तीसरी जो फेज है वो है ओवुलेशन फेज या ओवुलेटरी फेज, वो पूरी हो जाती है। और वो क्रिया यदि पहले 30 दिन का मासिक चक्र है और पहले दिन ऋतुस्राव प्रारंभ हुआ है, तो उसके 15वें दिन अंडे का उदर गुहा में मुक्त होने की संभावना सबसे अधिक है। ये उदर गुहा में मुक्त हुआ अंडा, उदर गुहा में मुक्त हुआ अंडा 24 से 48 घंटे तक अपने आप को जीवित रखता है, 24 से 48 घंटे तक अपने आप को जीवित रखता है। और उदर गुहा से फेलोपियन फिम्बरी द्वारा आ जाता है कहां पर, एम्पुला पार्ट ऑफ ओविडक्ट, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में आ जाता है। और यदि इस समय फर्टिलाइजेशन होना, यदि इस समय इसको शुक्राणु मिल जाते हैं, यदि इस समय कोइटस हुआ है, इस समय मैथुन की क्रिया हुई है, इस समय नर और मादा अर्थात मेल और फीमेल में सेक्स हुआ है, तो मादा के जननांगों में इंसीमिनेशन यानी वीर्य सेचन की क्रिया से शुक्राणु आए हुए पड़े और गति करते करोड़ों की संख्या में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु छोड़ता है एक बार से। नर एक बार इंसीमिनेशन या
यूं कहे मैथुन क्रिया या कोइटस क्रिया के दौरान मादा के जननांगों या योनि मार्ग में 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं को छोड़ता है और ये शुक्राणु 60% शुक्राणु तो बेचारे कमजोर होते हैं, वहीं पर अपने संघर्ष में डूब जाते हैं। बाकी वाले शुक्राणु संघर्ष करते हुए गति ठोकते हैं, अर्थात दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाते हुए, दौड़ने का मतलब कोई उड़ी को काटे नहीं, दौड़ लगाने का मतलब दौड़ते हुए चले जाते हैं मादा की अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में। वहां अंडा पहले से आके तैयार बैठा है कि कोई शुक्राणु आए तो मैं भी देखूं कितना दम रखता है। उसमें सबसे अधिक दम वाला शुक्राणु, सबसे अधिक दम का मतलब है जो सबसे पहले पहुंचा, पहले आओ और पहले पाओ वाला मामला है। जो पहले जाएगा वो उसको पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाएगा और अंदर घुस के और मामला तमाम कर देगा, अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर देगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये अगले स्टेप में पढ़ने ही वाले हैं अपन। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यदि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद में, तो ये ल्यूटियल फेज आती है और ये ल्यूटियल फेज फर्टिलाइजेशन के बाद, ल्यूटियल फेज में फर्टिलाइजेशन होते ही ये जो कार्पस जो एग बार निकलता है, उसके बाद जो मैच्योर ग्राफियन पुट्टिका है वो रूपांतरित हो जाती है किसमें, कॉर्पस एल्ब्यूकेन में, कॉर्पस ल्यूटियम में। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो बनाती है क्या, ये कब बनती है, फर्टिलाइजेशन होता है तो बनती है कॉर्पस ल्यूटियम। आप पहले भी पढ़ रहे थे कि कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक अपरा नहीं बनता है तब तक अंडाशय में उपस्थित रहते हुए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है, जो गर्भावस्था को स्थायी कर गर्भावस्था को सैचुरेट करता है, अर्थात गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। करता है क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो रक्त में आप देख रहे हैं पहले प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल नीचे ही पड़ा था, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ऊपर जाएगा। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ऊपर गया और ऊपर जाते ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में पुनरुद्भवन की क्रिया को बढ़ाता है और ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम मोटी, अधिक क्या कहते हैं, ब्लड संचरित होता है, अर्थात उसमें रक्त सावन और संचरण की दिशा बढ़ जाती है, फूल करके मोटी हो जाती है और वहां कहां अंडाशय के गर्भाशय के अंदर गुचमगुच होता है। गुचमगुच का मतलब क्या है, बनने वाला जो जाइगोट है उसमें भ्रूणीय परिवर्धन की क्रिया प्रारंभ होती है, वो अपने क्लीवेज में जाएगा, विदलन प्रावस्था में जाएगा, उसके बाद ब्लास्टूला बनेगा, फिर गैस्टूला अवस्था में जाएगा और गैस्टूला अवस्था के बाद जब वो 16 कोशी की अवस्था में आता है तब वो अंडवाहिनी से लुढ़क कर आ जाता है गर्भाशय की आंतरिक भित्ति पर और यह इम्प्लांट कर देता है, अर्थात आरोपित हो जाता है। यदि आरोपित हो जाता है मतलब भ्रूणीय परिवर्तन शुरू। अब ये तो अवस्था थी जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। अब यदि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं हुआ तो फिर ये मामला यहाँ आ जाता है, नो फर्टिलाइजेशन, अर्थात फर्टिलाइजेशन की अनुपस्थिति। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होगा तो आप कहेंगे कि ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बनेगी नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये बनेगी नहीं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं बनेगा, नहीं बढ़ेगी और ये सब नहीं बनेगी तो ये जो ग्राफियन पुट्टिका थी वो रीजनरेटिव, अर्थात कॉर्पस लुटियम नहीं कहते हैं, उसका नाम है कॉर्पस एल्ब्यूकेन। कॉर्पस एल्ब्यूकेन नामक एक अपहासित संरचना में रूपांतरित होती है, जिससे गर्भाशय की जो बड़ी हुई एंडोमेट्रियम है वो नष्ट हो जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर ये जो अवस्था है ये अवस्था चलती रहती है और जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अगली जो अवस्था है कार्पस लुटियम बनने के बाद ये एंडोमेट्रियम जो बड़ी थी वो झड़ करके और इसके टुकड़े वापस अशुद्ध रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात स्रावी प्रावस्था हो जाती है। तो ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल प्रावस्था में यदि कार्पस लुटियम बनती है तो ये प्रावस्था चलती रहती है और भ्रूण का इम्प्लांटेशन या अंतरोपण हो जाता है। ये अवस्था नहीं होती है तो वापस ये अवस्था आ जाती है, अर्थात भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये अवस्था आनी नहीं है साहब, और भ्रूण का इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो फिर वापस स्रावी प्रावस्था आएगी, अर्थात चक्रीय रूप में ये चलता रहेगा। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, इस अवस्था को रिस्क पीरियड कहते हैं। रिस्क, अभी तो आप बच्चे हो, शादी नहीं की होगी या किसी ने कर भी ली होगी तो कोई बात नहीं, कर ली है तो आप इस अवस्था का ध्यान में रखिएगा और आप प्राकृतिक रूप से बिना किसी गर्भ निरोधक युक्ति और बिना किसी स्थायी विधि का उपयोग किए आप
लंबे समय तक अनचाही संतान उत्पन्न नहीं कर पाओगे। अर्थात आप में आपकी जो नई संतान है उत्पन्न होने की जो प्रायोरिटी है उसको आप रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? जिस दिन से आपके ओव्यूलेशन हुआ है उसके 2 दिन पहले तक आपको कोइटस नहीं करना है और उसके 2 दिन बाद तक भी आपको कोइटस नहीं करना है। तो 15वें दिन माना कि ओव्यूलेशन होना होता है तो आपको 12वें दिन से ही कोइटस बंद कर देना है। और 15वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है तो 17वें दिन तक आपको कोइटस नहीं करना, अर्थात संभोग नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है। जिससे मादा जननांगों में शुक्राणुओं का जो जीवन काल है वो 24 से 48 घंटे होता है और मादा जननांगों में अंडाणु का जीवन काल है वो भी 24 से 48 घंटे होता है। तो 24 24 48 और 48 और 48 96 का मतलब 4 दिन और 4 रात। 4 दिन और 4 रात अर्थात अंडाणु के आने से 2 दिन और 2 रात पहले और अंडाणु के आने से 2 दिन और 2 रात बाद तक यदि अपन कोइटस नहीं करते हैं तो फर्टिलाइजेशन की संभावना नगण्य या जीरो के बराबर चली जाती है। इसमें शर्त ये रहती है कि आपके जो लाइफ पार्टनर यानी आपकी जो पत्नी है उसकी मासिक चक्र अर्थात माहवारी जो आती है उसका टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। 28 दिन है तो 28 दिन, 30 दिन है तो 30 दिन, 35 दिन है तो 35 दिन, 40 दिन है तो 40 दिन और 21 दिन है तो 21 दिन, यानी वो टाइम पीरियड यदि आपका फिक्स है तो इसको याद रखने का एक सूत्र है, जितने दिन से ये आपका मासिक चक्र आता है उसमें 2 का भाग दे दो। माना कि 30 दिन से आता है, 2 का भाग दिया, क्या आया? 15। 30 दिन से मासिक चक्र आता है तो 15वें दिन ओव्यूलेशन पक्का होगा और 15वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है तो आपको उसमें से 2 घटाना है। 15 में से 2 घटे मतलब कितने? 13, अर्थात 13वें दिन से आपको कोइटस रोक देना है और 15 में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ोगे तो कितना? 17, अर्थात 13 से लेकर 17वें दिन यानी 4 दिन यानी 96 आवर आपको फर्टिलाइजेशन को रोकना है। तो आपको कोइटस या सेक्स नहीं करना है और आप 100% गारंटी है कि आप में गर्भ धारण की संभावना अर्थात नई संतान उत्पत्ति की संभावना नगण्य हो जाएगी बिना किसी स्थायी अस्थायी या रोधक विधियों को उपयोग में लिए ही आप प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधन कर सकते हैं इस तकनीकी की सहायता से। नेक्स्ट अपना टॉपिक है और वो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। आप कह रहे हैं उधर से अंडाणु बन के तैयार पड़ा है, शुक्राणु बन गया है, कोइटस हो गया है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मादा जननांगों में आके तैयार बैठे हैं। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होगी, कब होगी, क्या गुंजाइश रहती है और इस क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होगी, इन सारी बातों को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको मैं अंतर बताने वाला हूं, किसमें? आपको मैं अंतर बताने वाला हूं शुक्र जनन और अंड जनन में। आपको मैं अंतर बताने वाला हूं शुक्राणु और अंडाणु में। तो शुक्राणु और अंडाणु में क्या अंतर है, शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको अंतर बता देता हूं, किसमें? शुक्राणु और अंडाणु बता देता हूं। ये एक तरफ है स्पर्म और दूसरी तरफ है एग। ओवम नहीं, हाँ ओवम तो फर्टिलाइजेशन होगा तब बनेगा। सबसे पहला अंतर है इसकी गतिशीलता में। पहला अंतर क्या है? ये बेचारा गतिशील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और ये खुद गतिशील नहीं होता है, कोई सहायक जननांग इसमें गति करवा दे तो अलग बात है। तो ये कैसा होता है? अगतिशील है, ठीक बात है। अब दूसरा अंतर है इसकी संरचना में। संरचना में क्या होता है? छोटा होता है और ये संरचना में बड़ा होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है ये एग सेल, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। और इसकी संरचना की बात करें तो ये शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ में विभेदित रहता है। इसमें ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ये आकार में गोलाकार होता है और बीच में एक केंद्रक है वो उपस्थित रहता है। अब कोशिका द्रव्य की मात्रा, कोशिका द्रव्य की मात्रा इसमें कम होती है, इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है और इसमें कोशिका द्रव्य है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला जो इसका अंतर है वो है इसके अंदर तारक केंद्रिकाएं पाई जाती है। तारक काय बट करके 2 तारक केंद्रिकाओं का निर्माण करता है। तो तारक काय या केंद्रिका उपस्थित रहती है और इधर तारक काय या केंद्रिका अनुपस्थित रहती है। तो ये तो था शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। अब अगला आपका अंतर है वो है स्पर्मियोजेनेसिस और
oogenesis की क्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतर भी। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया पुरुषों में यौन आरंभ के बाद प्रारंभ होती है और ये भ्रूणीय प्रावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है बेटा। पहला अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिया कहां होती है? शुक्राणुओं में, सॉरी कहां होती है? वृषण में। वृषण की शुक्र जनक नलिका में ये क्रिया कहां होती है? अंडाशयों में या अंडाशयों की जर्मिनल एपिथेलियम में उपस्थित जर्म उपकला की उगोनियल कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है। अब इस क्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है? इस क्रिया को अर्थात एक जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है उससे एक पूर्ण विकसित शुक्राणु को बनने में 74 डेज लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। इस क्रिया में, शुक्र जनन की क्रिया में, एक शुक्राणु को उत्पन्न होने में, एक शुक्राणु बनने की क्रिया जिस दिन से प्रारंभ होगी उससे लेकर के पूरा शुक्राणु बनकर के तैयार होने में 74 डेज लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किंतु ये क्रिया असतत चलती है, असतत चलती है और इस क्रिया को पूरा होने में कई वर्ष लगते हैं। शुरुआत से देखें तो, और प्राइमरी oocyte से उत्पन्न होने में 1 महीना लगता है। प्राइमरी oocyte से उत्पन्न होने में तो 1 महीना ही लगता है। अब इसकी वृद्धि प्रावस्था जो होती है, चौथा, इसकी जो वृद्धि प्रावस्था जो होती है वो छोटी होती है। आप देख रहे थे कितनी 74 डे की होगी और यहाँ वृद्धि प्रावस्था जो है 74 की जगह 70 डे की कह सकते हैं। यहाँ वृद्धि प्रावस्था है वो अत्यंत लंबी होती है और कई वर्षों की होती है। ठीक बात है, वृद्धि प्रावस्था है वो कई वर्षों की होती है। अब यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें बनने वाली कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य है उसका एक समान वितरण होता है, अर्थात पोलर बॉडीज या ध्रुवीय काय की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ कोशिका द्रव्य का असमान वितरण होता है जिससे ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी बनती है। और आपको ये समझा दूं कि प्राइमरी oocyte सेल जो है, प्राइमरी oocyte सेल एक है, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा फाइनली कितना अंडा बनाती है? एक अंडाणु उत्पन्न करती है। और यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 है वो शुक्राणु बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उगोनियल सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से 1 अंडाणु, उधर प्राइमरी उगोनियल सेल से 1 अंडाणु और इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से 4 अंडाणु। 1:4 अर्थात 4:1 भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। अगला है कि इसमें जो सेकेंडरी म्योसिस है, म्योसिस सेकंड जो है इधर, वो फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा होता है और इधर है वो पहले ही पूरा हो जाता है। तो ये oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में अंतर है। अगला जो अपना टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन, जिसको आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।